अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, बदकिस्मती है मेरी, बदकिस्मती है 24 करोड़ इंडियंस की जो पाकिस्तान में पैदा हुए। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ये बंटवारा ना होता तो हम इंडियन होते, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि बंटवारा हुआ और हम पाकिस्तान में पैदा हुए। किसी भी किस्म की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं, लेकिन बात आएगी टेररिज्म की, गलत कामों की, चोरियों की, डाके की, भीख मांगने की, दुनिया जहां के उल्टे काम की, तो पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं। अजीज दोस्तों, अभी G20 की मीटिंग हुई। G20 का मतलब है दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। इंडिया, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान। इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया का 41वां मुल्क है, और वो भी फिगर्स ऐसे पाकिस्तान प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल अथॉरिटीज को जिसमें सारे घपले होते हैं। ये 100 में भी नहीं आता। एवरेज ग्लोबल पर कैपिटा इनकम $12,600 है, पाकिस्तान की 1597 है। पाकिस्तान की इकोनॉमी 376 बिलियन है। ये अपने आप को हर चीज में इंडिया से कंपेयर करते हैं। आबादी के लिहाज से ये इंडिया से 5.5 गुना छोटा है। इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया से 15 गुना छोटा है, इसलिए कि कभी प्रोडक्टिव चीजों की तरफ गए ही नहीं। मामूली मिसाल ले लें, एशियन गेम्स, अफगानिस्तान ने 3 मेडल जीते, पाकिस्तान ने 2 जीते। एक तबाहशुदा कंट्री अफगानिस्तान 3 मेडल ले गया एशियन गेम में, पाकिस्तान ने 2 मेडल लिए। अभी तक गोल्ड मेडल के लिए फड़फड़ा रहा है। इंडिया के बारे में कहते हैं कि इंडिया इतनी आबादी है फिर भी 86 खाली मेडल लिए। अबे 86 मेडल लिए हैं, पाकिस्तान से 5.5 गुना ज्यादा बड़ा है ना, तो पाकिस्तान के 15-20 तो होने चाहिए इस हिसाब से। और फिर ये इंडिया का रिकॉर्ड नंबर है। पिछले साल भी रिकॉर्ड तोड़ा था, इस साल पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा। यानी इट शोज कि इंडिया 5 साल 10 साल से कितना तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। मेडल लिस्ट में 4थे नंबर पे आया। एक जमाना था इंडिया भी 10-12 नंबर पे होता था, क्योंकि इंडिया ने कभी इस टेररिज्म का रास्ता नहीं अपनाया, इन चक्करों में नहीं पड़ा। इंडिया इज द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ पाकिस्तानी टेररिज्म और ग्लोबल इकोसिस्टम। अजीज दोस्तों, मैं शुरू करूंगा जम्मू कश्मीर के हवाले से। मैंने शुरू में आपको कहा कि मेरी बदकिस्मती है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए। ये मिलियंस ऑफ कश्मीरी, डोगरा, गिलगिती, बल्ती लोगों की बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। इतना बुरा हाल है इनका, इतना बुरा हाल है। ये आज अल्लाह से मांग रहे हैं दुआ बार बार के, या अल्लाह मोदी को ये टिप्पणी दे कि मोदी हमें इंडिया में शामिल करे। वो कश्मीरी जो कल तक इंडिया के खिलाफ बात करते नजर आते थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 10-12 साल पुरानी बात है, आज वो इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे पीओके, और इलेक्ट्रिसिटी का लोड शेडिंग सबसे ज्यादा पीओके में हो, सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी पीओके को मिले, और वो सारी इलेक्ट्रिसिटी जो पीओके प्रोड्यूस करता है वो जाती है पाकिस्तान के पंजाब में। गिलगित बल्तिस्तान पीओके को थाली में रख के पाकिस्तान ने चाइना के हवाले किया, और अब आए अमेरिकन एम्बेसडर कि भाई साहब, पाकिस्तान आर्मी हम तुम्हारे मालिक हैं,
तुम हमारे कुत्ते हो, तुमने कैसे हमारी इजाजत के बगैर चाइना के हवाले किया, चलो भाई दिखाओ। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 1 हफ्ते तक अमेरिकन एम्बेसडर बैठा रहा। डोनाल्ड ब्लूम कोई आम आदमी नहीं है। आज से कुछ अरसे पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि CIA का अमेरिका से बाहर दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में है। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें, सऊदी अरब बगल में, ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, चाइना गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पे, इंडिया। अमेरिका के लिए इससे आइडियल लोकेशन क्या होगी? अमेरिका का सबसे बड़ा ऑपरेशन इधर होता है और सबसे खड़ूस आदमी होता है ना, उसको पाकिस्तान में एम्बेसडर लगाया जाता है। काफी अरसे से एम्बेसडर नहीं था, ये डोनाल्ड ब्लूम आया है। कितना काम होगा इसके पास? तो 1 हफ्ता वेकेशन मना रहा था गिलगित बल्तिस्तान में। क्या पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन एम्बेसडर वेकेशन पाकिस्तान में मनाएगा? जिसको मौका मिलेगा वापस अपने मुल्क जाएगा, अपनी फैमिली में वेकेशन मनाएगा, अपने लोगों में वेकेशन मनाएगा, या फिर स्विट्जरलैंड जाएगा, दुनिया की बेहतरीन मुकामात हैं वहां जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान, कोई ऐसी पिक्चर वीडियोस नहीं आई जिसमें हमें पता लगे कि वो वहां पे अपनी फैमिली के साथ वहां पे 1 हफ्ता एंजॉय कर रहा है। इंडिया ने इस पे फिर ऑब्जेक्शन उठाया। इंडिया ने कहा कि आप किस हिसाब में जम्मू एंड कश्मीर चले गए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इज हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ रियासत जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह की थी, उसका पार्ट था लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एक्सेशन ट्रीटी साइन बाय महाराजा हरि सिंह विथ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ये इंडिया का हिस्सा है। तो इंडिया ने डोनाल्ड ब्लूम के गिलगित बल्तिस्तान के 1 हफ्ते के दौरे पर जबरदस्त एतराज उठाया है कि इलाका हमारा है, कब्जा पाकिस्तान का है, बजाय इसके कि तुम वहां पे जाके ये कहो कि मकबूजा इलाका है, इंडिया को वापस करो। तुम वहां पे सैर सपाटे कर रहे हो और वहां पे अपना प्रेजेंस दिखा रहे हो। यू शुड बी अशेम्ड। अमेरिका ने ये एक काउंटर स्ट्रेटेजी खेली, डबल। एक तो ये कि अभी G20 की एक मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस भारत ने जम्मू एंड कश्मीर में रखी थी, तो वो जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। POK इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान इवन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट लिखा है कि ये एक कंट्रोवर्शियल एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है, वगैरह वगैरह। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं कहता। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा मौजूद है कि रियासत जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने जबरदस्त एहतजाज उठाया है और इंडिया इतना पावरफुल है, इंडिया के इतने गट्स हैं, इंडिया किसी का मोहताज नहीं है, तो वो ये कर सकता है कि अमेरिका जैसी पावर को भी आंखें दिखा सकता है। तो अजीज दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान और POK के हालात बहुत ख़राब हैं। रावलाकोट POK से एक पॉलिटिकल पार्टी है, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, जिनका भी एक वेबिनार हुआ था जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से कश्मीरी डायस्पोरा के लोग शामिल हुए थे। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी ने उसमें कुछ बातें बताई हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त किस तरह सरकार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जुल्म कर रही है और हम उस जुल्म में के ख़िलाफ़ जो कश्मीरी खड़े हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अजीज़ दोस्तों, ये वेबिनार की ज़रा आपको, बहुत लंबा वेबिनार है, मैं आपको 6 मिनट की वीडियो दिखाना चाह रहा था। मादाम नाइला खानीन साहिबा की जो है 5वीं बरसी के मौके पे, लेकिन वहाँ भी जहाँ नाइला खानीन साहिबा की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया है,
वहाँ मौजूदा तहरीक के साथ भी इज़हार यकजहती किया है। जिन्हें और वहाँ भी बड़ी तादाद में न सिर्फ लोगों ने प्रैक्टिकली शिरकत की, बल्कि उस की भी बड़ी फॉलोइंग सोशल मीडिया पे भी लोगों ने उस प्रोग्राम को देखा और उस पे अपने व्यूज और अपने कमेंट्स भी किए हैं। इसी तरीके से जो जिनेवा में डेमोस्ट्रेशन हम लोगों ने किया, वो बुनियादी तौर पर उस डेमोस्ट्रेशन का भी मकसद मौजूदा तहरीक है कि लोगों को ये याद दहानी करानी थी कि हम दामे दरमे सुखने आपके साथ हैं और हम किसी भी लम्हे आप के मसाइल, आपकी मुश्किलात से गाफिल नहीं हैं। और जो डेमोस्ट्रेशन जनेवा में हुआ, उसको भी तकरीबन 30,000 से ऊपर लोगों ने जो है वो उसको फॉलो किया, उस पे अपने कमेंट्स किए और मेजॉरिटी लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटेड के साथ न सिर्फ बल्कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ इज़हार यकजहती का भी ऐलान किया। मौजूदा हालात में भी हमारी पार्टी के तमाम लोग तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, मुजफ्फराबाद में, बाग में, सुदमुती में, कोटली में, हर जगह जहाँ-जहाँ भी मौजूद हैं, वो अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। और चूँकि इस तहरीक को पार्टी फ्लैग से बालातर होके जो कॉमन इश्यूज हैं, जो सबके इश्यूज हैं, उसमें लोग शामिल हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कल भी जो डेमोन्स्ट्रेशन रावलपिंडी में हुआ, तो उसमें भी हमारे खवातीन ने, हमारी पार्टी वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की, बल्कि उसको ऑर्गेनाइज करने में बुनियादी किरदार अदा किया है। ये आप सब लोगों को पता है कि हम किसी तंजीमी तसब का शिकार नहीं हुए और ना ही हमने इस तरह के एक्टिविटीज में अपने किसी पार्टी इंटरेस्ट को मरूज खतर रखा है, क्योंकि हमारे नज़दीक अपनी कौम का मफाद सब चीज़ों पे मुकद्दम है। और जो 10 तारीख का जो डेमोन्स्ट्रेशन डायस्पोरा कश्मीरी के हवाले से है, उसमें भी मेरी अपील है कि तमाम लोग दामे दरमे सुख ने अपने तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखकर उस डेमोन्स्ट्रेशन में शरीक हों और उसमें अपनी प्रेजेंस को मुमकिन बनाएं, ताकि वहाँ भी जो मैसेज जाए वो दुरुस्त अंदाज में जाए। क्योंकि कई लोग हैं जो ऐसे मौक़ों पे बेसिकली किसी भी संजीदा मुजाहरे को, जिसे वर्ल्ड कम्युनिटी भी देख रही होती है, उसको गालम गलौज और इस तरह की चीज़ों का शिकार बना देते हैं, जिसका इम्पैक्ट दुरुस्त नहीं जाता। और मैं चूँकि उसमें बीबीसी और कई एक मीडिया की मेरी मुझे उम्मीद है कि वो इस डेमोन्स्ट्रेशन को कवर करेंगे। हमने भी सारे जो इंटरनेशनल मीडिया है, उसको इसके हवाले से, अगरचे मेरी मशावरत किसी से नहीं हुई, लेकिन जब मुझे पता चला, तो मैंने भी कहा कि भई इससे लंदन में अगर मुज़ाहिरा हो, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसको कवर ना करे, तो फिर वही बात होती है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ब्रैडफोर्ड में भी हमारे दोस्तों ने बहुत ही इम्प्रेसिव डेमोन्स्ट्रेशंस की है और मुझे उम्मीद है कि इसका तसलसल बरकरार रखा जाएगा। हमें पाकिस्तान के हुक्मरानों को मजबूर करना है कि वो अपनी पॉलिसियों को तर्क कर दें। ये तौसीफ संदाना पॉलिसियाँ, ये मुख्तलिफ हथकंडों से इलाकों को हथियाने की पॉलिसी, हमारे रिसोर्सेज का जो प्लंडरिंग है, इससे वो बाज आ जाए और लोगों को अमन से, सुकून से और उनके वसाइल उनके कब्जे में देने के इक़दाम उठाएं। और ये जो खौफ के पहरे बैठाए हुए हैं, ये हर साल हर 3 महीने के बाद थानों को रिपोर्ट चली जाती है और वो जाके पब्लिकली पूछते हैं इस पार्टी के मेंबर कितने हैं, इस पार्टी का मेंबर कौन-कौन है, इसका ओहदेदार कौन है। असल में ये फाइलें तो उन्होंने सभी की पहले से बना के रखी हुई हैं, लेकिन ये जब पब्लिकली ये चीज़ें की जाती है, तो ये हरासमेंट क्रिएट करने की। तो हरासमेंट के जितने भी हथकंडे हैं, मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि वो इसको एक्सपोज़ करें और इस मौके पे तमाम एम्बेसीज़ को, तमाम जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं के नुमाइंदों को, बिलखुसूस एमनेस्टी को लेटर लिखें और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और सिक्योरिटी काउंसिल को भी और यूनाइटेड स्टेट्स और दीगर मुल्कों को भी, रशिया के प्रेसिडेंट को भी, इन सबको खतूत लिखें। बहरहाल इन कुछ लोग समझते हैं कि इनका असर नहीं होता, इसका बहुत असर होता है और ये काम आप लोग जो है वो करें, ताकि एक मेल कैंपेनिंग भी शुरू हो और इसके साथ-साथ मैं ये भी कहूँगा कि एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की जाए और उसका आगाज़ जो है वो बरतानिया से ही किया जाए,
मैं महमूद कश्मीरी साहब को कहूँगा कि वो इसको लीड लें और एक परमिशन लेके तो पहले ब्रेडफोर्ड से शुरू करें, फिर लीड्स वाले शुरू करें। इस तरह हर सतह पे जब ये सिग्नेचर कैंपेन होगी तो ये भी अपने लोग जो इस वक्त जद्दोजहद के अमल में हैं, जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट और हुक्मरान तबकों पे एक बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि जिस वक्त यूरोप की राय अम्मा हमवार होना शुरू हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि कंस्पायरेसी और हरासमेंट के हथकंडों की उनको क्या प्राइस पे करनी होगी। तो आज का सेमिनार बहुत अच्छा हुआ, सारे दोस्तों ने बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप ही वो लोग हैं जो एक मुतबादल क़यादत हैं और आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को वक्फ करके कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है। तो ये सब कुछ जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, ये आपके अवाम की जो है वो अमानत है और अवाम को ये अमानत लौटाने के लिए दाम दर सुख ने आप अपनी सलाहियतों का इज़हार करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब। सरदार तानिया साहिबा, एक मिनट एक बात और दूसरी बात यह है कि मैं पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ कि वो बाज आ जाए इस तरह के हथकंडों से, वरना हमें और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। हम और मुल्कों से भी कहेंगे और फिर वो मुल्क हैं जिनको शायद आप पसंद ना करते हों, हमें ये मत मजबूर करें कि हम दीगर मुल्कों से भी मदद की दरख्वास्त करें। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को आप यहीं पूरी बंद करके अवाम के मुतालबों। अजीज दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान में ऑलरेडी पाकिस्तान ने काफ़ी इलाके काट के KPK में और इधर उधर शामिल कर लिए हैं, लेकिन यह है कि वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं और गिलगित बल्तिस्तान में शिया पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स प्रोड्यूस करने में बड़ा माहिर है, पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स, सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप्स जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो आए दिन वहाँ पे शियाओं का कत्लेआम करते हैं। अब पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया है। पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन मज़े से करती रहती है, सिवाय पंजाब के पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशन चल रहे हैं, सिंध में चल रहे हैं, बलोचिस्तान में चल रहे हैं, KP में चल रहे हैं, हर जगह ऑपरेशन। अपने क्रिएटेड टेररिस्ट ग्रुप्स अब इनके कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि होता यह है कि टेररिस्ट ग्रुप जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो उनको जॉब देनी पड़ती है। तो पहले तो ये जॉब देते थे, जाओ अफगानिस्तान अशरफ गनी की सरकार के खिलाफ लड़ो, जाओ कश्मीर में, इंडिया में जाके कश्मीर में टेररिज्म करो, जाओ त्रिपुरा जाओ, जाओ वेस्ट बंगाल जाओ, जाओ इधर जाओ उधर जाओ। इंडिया तो इनके लिए सबसे बड़ी मार्केट थी टेररिज्म की। अब क्या है कि इंडिया की आर्मी ने इनको डंडा दिया हुआ है। परसों फिर एक ऑपरेशन में आखिरी जो टेररिस्टों का ग्रुप था जिसने अनंतनाग में बम धमाका किया था, उनको भी मार दिया इंडिया ने। अब इंडिया की आर्मी ने बड़ा सख्त हिसाब किताब रखा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और टेररिस्ट वहाँ पे घुस नहीं पा रहे, घुसने में मर जाते हैं। तो अब वो वहाँ जाने को तैयार नहीं, तो जॉबलेस हो रहे हैं। तो इनको कोई और काम धंधा आता नहीं सिवाय मारने मरने के, तो अभी अपनी ही आर्मी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो ये और पाकिस्तान के पास अब इतना पैसा नहीं कि इनको घर बिठाए पालता रहे। पहले तो वार ऑन टेररिज्म चल रही थी तो अमेरिका का डॉलर आ रहा था, अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा था तो अमेरिका का डॉलर आ रहा था, पाकिस्तान मज़े से इन चीज़ों पे खेल रहा था। अब तो खाने के वांधे आ गए, तो इसलिए इनके टेररिस्ट इनके गले पड़ गए। दूसरी तरफ आप देखें तो इंडिया में जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है, जो कश्मीर की इकोनॉमी को डेवलप किया है, कश्मीर का सबसे बड़ा इकोनॉमी उनका टूरिज़्म है। टूरिज़्म टेररिज्म की वजह से ख़राब हो गया था। अब वहाँ पे ज़बरदस्त टूरिज़्म है, पूरा साल वहाँ के होटल फुल होते हैं। वहाँ पे भारत ने एक ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज चिनाब रिवर के ऊपर बनाया है जो भारत ने, अब उसको टूरिज़्म के लिए खोल दिया है और वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है।
तो भारत ने कश्मीर में एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टूरिज्म डेवलप करने के लिए वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए, काफ़ी काम किए हैं। अभी मैंने पिछले दिनों आपको वीडियो में बताया था कि एक ही दिन में जम्मू इंडिया में भारत ने कोई दर्जनों प्रोजेक्ट एक साथ शुरू किए, कई हजार करोड़ रुपए के। वो मेरे को फिगर अब याद नहीं, मैंने 2-3 हफ्ते पहले वीडियो में बताया था। वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, वहाँ पे फ्रीडम हो रही है। फिर कश्मीरी जो है ना, वो पूरे भारत में दंदनाते फिरते हैं, इनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। जैसे आप सिर्फ आईपीएल की मिसाल ले लें, कितने कश्मीरी लड़के कई टीमों में करोड़ों रुपए के उस पर खेलते हैं, कई कश्मीरी लड़के करोड़ों रुपया कमा रहे हैं भारत में, जबकि पाकिस्तान में कश्मीरी भूखों मर रहा है। तो जब आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, जब कश्मीरी देखता है ना कि भारत कश्मीर को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है और पाकिस्तान कश्मीर को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, तो अब वो कह रहे हैं कि उनको भी शऊर भी आ रहा है। पहले तो पाकिस्तान कहता था कि हाँ जी वो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन पे फैसला, हर कश्मीरी समझता था कि यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान के हवाले कर दिया कश्मीर। अब सोशल मीडिया पे ठक एक क्या है रेजोल्यूशन तो पहला पॉइंट ये कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के सिविलियंस जितने भी जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में सब निकलो, पाकिस्तान जाओ, एक भी नहीं चाहिए उधर। फिर रेजोल्यूशन का दूसरा पॉइंट है कि भारत अपनी सिविलियन पॉपुलेशन की तादाद कम करे और भारत की आर्मी वहाँ की सिक्योरिटी का सिस्टम संभाले। पीओके गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख सबका ये रेजोल्यूशन है। जब आम कश्मीरी गिलगिती बल्ती पढ़ता है तो कहता है अबे हमें तो मामू बनाया जा रहा है इतने सालों से, हम तो पार्ट ऑफ भारत हैं, क्योंकि रेजोल्यूशन साफ कहता है कि भारत की आर्मी संभाले, इट मीन्स दैट इट इज भारत पार्ट। तो अजीज दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर अब भारत के पास आया कि कब आया, ये अब बहुत जल्द हमें नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद कंट्री पाकिस्तान अब नहीं संभाला जा रहा, डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। तो फिर आगे लेट्स सी कि कहाँ तक चीज़ें जाती हैं। थोड़ा मैं पाकिस्तान के अपने टेररिस्टों के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया कि जॉबलेस हो गए बेचारे, फारिग हैं, तो अपने ही लोगों के खिलाफ, अपनी क्रिएटर आर्मी के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये ज़रा सुनिए भाई साहब की 20 सेकंड। लगता नहीं कि मुल्क को छोड़ने के बजाय इसे ठीक करना चाहिए। भाईजान, मैं ठीक करूंगा ना, मुझे उठा लिया जाएगा। ये ठीक करेगा ना, ये उठ जाएगा। अपने घर में आराम से नहीं रह सकता ये बंदा। जो ठीक करने की बात करेगा ना, इस वक्त पाकिस्तान में ठीक करने की बात करने वाले को ठीक कर दिया जाता है। जो ठीक करने की बात करेगा ना, वो अल्लाह दे फजल नाल अपने घर नहीं लभेगा, वो तो उथों लभेगा जिथों आवाज भी नहीं आती। बारे में बताने से पहले पाकिस्तान की थोड़ी सी आर्मी की पोजीशन विज़ावी अमेरिका बता दूं कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं हारून रशीद, वो फरमाते हैं कि सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद जनरल पेट्रियास जनरल कियानी के पास आया और उन्होंने लात मार के जनरल कियानी के ऑफिस का दरवाज़ा खोला और बहुत गुस्से में था और गली के गुंडों की तरह मेरे से बात कर रहा था। हारून रशीद कहते हैं ये बात मुझे खुद जनरल कियानी, उस वक्त के आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, बताते हैं। इसी तरह हारून रशीद ये भी कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के लोग बताते हैं कि हिलरी क्लिंटन से जब भी रब्ता हुआ, जब हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, फॉरेन मिनिस्टर थी अमेरिका की, तो जब भी रब्ता होता था तो पहले 10-15 मिनट तो वो हमारे साथ सिर्फ गालम गलोच करती थी। जब गुस्सा ठंडा होता था तो फिर हमें बात बताती थी। और फिर आगे हारून रशीद कहते हैं कि रिचर्ड आर्मिटेज ने जब मुशर्रफ को फ़ोन किया था और धमकी दी थी, वो तो ओपन फैक्ट एक सबको पता है कि कैसे मुशर्रफ को धमकी दी थी कि वी विल सेंड यू टू स्टोन एज, पत्थर के ज़माने में भेज देंगे तुम लोगों को। पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री के ये कुछ वाक़यात हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी एक कुत्ते की तरह अमेरिका के आगे लेटा हुआ है और अमेरिका उसको धुतकारता रहता है
और कभी कभी हड्डी भी फेंक देता है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान ने जो बड़े बड़े टेररिस्ट, एक तो एंटी अमेरिकन अफगानिस्तान में क्रिएट किया, उसामा बिन लादेन, अमन अल जवाहिरी, अबू फरज अल लिब्बी, अबू जुबैदा, दूसरे जितने हैं, खालिद उमर शेख, वो उस तरफ के लिए, पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड के लिए। ईस्टर्न साइड यानी इंडिया के लिए जो क्रिएट किए थे ना, वो थे दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मक्की, लखवी, और इस तरह जितने ये मसूद अजहर। अब ये सब परेशान है कि ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे के लड़कों को, लड़के जाने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं अब तो हमें मौका ही नहीं है ना, अंदर घुस ही नहीं पा रहे कि हम कुछ करें। 500 टेररिस्ट घुसने की ट्राई करता है, 5 भी नहीं घुस पाता। भारत ने इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी रखी है, एरियल इंटेलिजेंस है, ग्राउंड इंटेलिजेंस है, और फिर सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग भारत से प्यार करते हैं, तो वो भारत के साथ अब खुद भी मिलके उन टेररिस्टों का सफाया कर रहे हैं। अनंतनाग में जो हुआ, उसमें जो डीएसपी शहीद हुए, मुसलमान था ना, कश्मीरी, तो कश्मीरी अब खुद इन टेररिस्टों के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब ये एक खबर आई कि हाफिज सईद का जो ब्रदर इन लॉ है, लश्कर तैयबा का फाउंडर अब्दुल रहमान मक्की, वो भी गायब हो गया है। पाकिस्तान में आजकल ये सारे टेररिस्ट गायब होते हैं और फिर इनकी लाशें मिलती हैं, या फिर वो पब्लिकली मार दिए जाते हैं। लाहौर, कराची से सबसे ज़्यादा, पिंडी से, इन 3 जगहों से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के क्रिएटेड टेररिस्ट मारे जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर ये आपस के इनकी गैंग वार होती है ना, उसमें मारे जाते हैं। और अभी मक्की के बारे में भी खबर आई है कि ये मारा गया है, और हाफिज सईद को आई विटनेसेस बताते हैं कि हाफिज सईद ने बहुत गुस्से में कहा कि पाकिस्तान में अब कोई सेफ नहीं, किसी को भी महफूज नहीं है, पाकिस्तान आर्मी हमारी सिक्योरिटी करो, हमें बचाओ। अब मसला ये है कि इल्ज़ाम लगाने को तो ये फौरन पाकिस्तान में राह के ऊपर लगा दिया जाता है कि राह ने कराया था, जो भी है राह ने कराया था। अब जैसे अभी एक मौलवी मारा गया था पाकिस्तान में, गुलिस्तान जौहर कराची में, जियाउर रहमान, ये भी कश्मीर में टेररिस्टों के ग्रुप चलाता रहा है, कराची से रिक्रूटमेंट करता रहा है, और जामिया अबू बकर मदरसा चलाता था गुलिस्तान जौहर कराची में। उसको 12 सितंबर को मार दिया, इमीडिएटली राह ने मरवा दिया। अब उसके मारने वाले गिरफ्तार हुए हैं, 4 स्ट्रीट क्राइम वाले लोग गिरफ्तार हुए हैं। मैंने कहा ना, ये आपस की गैंग वार है, क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि टेररिस्ट भी क्रिमिनल हैं। इनको लालच दी जाती है, तुम्हारे घर पे महीने का 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा और तुम वहां जाओ, काफिरों को मारो, शहीद हो जाओगे तो जन्नत में जाओगे, और जन्नत में पूरे खानदान के लिए वहां पे मेंशन क्रिएट करोगे, और जब तक तुम्हारे खानदान वाले आएंगे तब तक 72 हूरों के साथ बैठना। ये नहर शराब की होगी, गिलास भरा, शराब पी, सेक्स किया, और कोई काम नहीं, अय्याशियां करना। वो गरीब, अनपढ़, जिनकी जिंदगी हराम होती है, जिनके घर में 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं, वो कहते हैं चल भाई एक बच्चा हमारा ले जा, लाख रुपया भी आ रहा है और जन्नत की बुकिंग भी हो रही है। तो ये रिक्रूटमेंट करता था। 12 सितंबर को जब इसको मारा तो राह ने मरवाया। अब स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े गए, तो ये सारे गैंग हैं। और मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो इस पे स्पेशली कराची से पूरी डेटा जमा करके बताया था कि किस तरह रिक्रूटमेंट पे झगड़े होते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो कर रहा है उसको भी तो पैसा मिल रहा है ना। अब लाख रुपया महीना घर पे देना है, तो पता नहीं आईएसआई उस रिक्रूटमेंट करने वाले को महीने का कितना दे रही है उसको देने के लिए। हो सकता है 2 लाख रुपए दे रही हो, तो अब जितने ज़्यादा आप रिक्रूट कर सकेंगे, तो एरिया में, मेरे एरिया में तुम क्यों आए हो रिक्रूटमेंट करने, ये मेरा एरिया है। उसमें आपस में इन टेररिस्ट ग्रुपों के, क्रिमिनल्स के लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरी डिटेल में इस सिलसिले में कराची से बात हुई थी एक वेरी वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट से भी,
और एक पॉलिटिकल लीडर से भी। और उसने बताया था कि जमात इस्लामी के छत्र छाया में ये सारे मदरसे चलते हैं, जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट होती है और फिर ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटरों में इनको भेजा जाता है, और फिर ये कुछ भारत और कुछ अफ़गानिस्तान भेजे जाते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है, मैंने आपके सामने रखी है। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।